बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 35% अराउंड 35 मार्क्स का जो है कैलकुलस कम से कम बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा आउट ऑफ 90 80। अब आपका बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और आईआईटी में भी पेपर में अराउंड 35 to 40% वेटेज कैलकुलस का रहता है। और कैलकुलस ऐसी ब्रांच है बेटा, इस लाइक कि ना सिर्फ कैलकुलस में ही कैलकुलस यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैलकुलस यूज होता है, बट ये ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो ऑलमोस्ट सभी चीजों में यूज होती है। ठीक है, देखिए आईआईटी का जो मेन एग्जाम होता है, जो आईआईटी का मेन एग्जाम होता है वो दो तीन चीजें टेस्ट करता है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट है और यही चीज डेवलप करनी है। क्योंकि आप देखिए कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले आप ये सीख लीजिए कि मुझे सीखना क्या है, मतलब बहुत गहराई से इस बात को समझिएगा ध्यान से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका आप बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है ना उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो वो क्लियर रहे, इसलिए कि गेम के रूल्स आपको पता होने चाहिए। और आईआईटी का जो एग्जाम होता है वो केवल एक चीज चेक करता है कि क्या बच्चे को एनालाइज करना आता है कि नहीं, किसी भी चीज को वो बहुत डीपली सोच सकता है कि नहीं। डीपली सोच सकने की जो एबिलिटी है वही चीज आईआईटी का एग्जाम चेक करता है, कि आपको जो सेट ऑफ रूल्स पता है वही होते हैं थ्योरम्स। सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो आपको आसानी से समझने होंगे। उसमें मैं बताऊंगा कुछ चीजें होती हैं, कुछ गड़बड़ बच्चे करते हैं, सेट ऑफ रूल्स समझने में गलती क्यों होती है, स्लोली स्लोली वो सारी चीजें आएंगी। सेट ऑफ रूल्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उन रूल्स को यूज करके बहुत सारी चीजें प्रूफ करने को आएंगी। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, एक चीज दिया है दूसरा डिराइव करने को आएगा, आपको लगेगा डेरिवेशन और प्रूफ ये सब क्या है, बट अल्टीमेटली यही सब मिलाकर के मैथमेटिक्स बनाते हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग लॉजिकली एंड एनालाइजिंग, यही दो शब्दों में हम कह सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बेसिकली चार चीजें होती हैं, चार एस्पेक्ट होते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं देयर आर 4 एस्पेक्ट। तो फर्स्ट थिंग जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। नंबर वन, दैट देयर बेसिक, मतलब ये वही आ गया सेट ऑफ रूल्स, बेसिक कंसेप्ट। सेकंड चीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में, वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है बेटा, आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे, यही चार चीजें आपको डेवलप करनी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कई बार बहुत सारी चीजें होती कुछ और हैं, वो इस तरीके से लिख दी जाती हैं कि बच्चा उसको समझता है कि जाने क्या लिखा है, बट वो बहुत सिंपल सा होता है। आगे चल के स्लोली स्लोली समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इट विल मेक मोर सेंस टू यू ऑल। बट अभी इन चीजों को मोटा मोटी समझ लीजिए, और ये चीजें मैं रिपीट करूंगा, कई बार आप देखोगे रिपीट होगा। जब भी ये कंसेप्ट आएगा मैं कहूंगा देखिए सी दिस इज लाइक ऑब्जर्वेशन, सी दिस इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीजें हैं। और थर्ड चीज जो होती है वो होती है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग ये बहुत जरूरी है। सपोज अगर आपसे कोई कह रहा है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इंप्लाइज वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स, तो क्या बताएंगे आप लोग, ट्रू है कि फॉल्स? True. ट्रू। एनीबडी एल्स? कोई और बताना चाहेगा बेटा, इज दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? बेटा लोग क्लास इंटरेक्टिव बनाइए, क्योंकि जब क्लास इंटरेक्टिव होगी ना, देखिए कभी भी गलत बोलने से डरिए मत। बताइए, गलत बोलने से डरना नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं सबसे ज्यादा सीखते हैं। देखिए एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो क्या दिस इंप्लाइज वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, ये सेंटेंस मैं कह रहा हूँ ट्रू है कि फॉल्स? So false. फॉल्स। चलिए, तो कुछ लोगों ने ट्रू कहा, कुछ लोगों ने फॉल्स कहा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाइथागोरस ने कुछ बच्चों से पूछा कि कौन सा गोल्ड लोगे आप लोग। तो एक्चुअली दिस सेंटेंस कैन बी ट्रू ऑल्सो, कैन बी फॉल्स ऑल्सो। ट्रू कब हो सकता है, व्हेन बॉय वाई इज अ बॉय, अगर वाई बॉय है तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, दिस इंप्लाइज वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स। नाउ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, अगर लेकिन वाई गर्ल भी तो हो सकता है, दैट मीन्स वाई इज अ सिस्टर ऑफ एक्स, तो इट कैन बी ट्रू ऑल्सो एंड इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो।
तो ये जो हमने कंक्लूड किया ये बहुत बेसिक है, लेकिन इट इज लाइक एग्जांपल ऑफ थिंकिंग लॉजिकली, वेरी बेसिक थिंकिंग लॉजिकली, बट स्टिल इट इज थिंकिंग लॉजिकली। तो आगे चल करके आप देखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस को लॉजिकली डिड्यूस करना है दूसरे सेंटेंस से, दूसरे कंक्लूजन से। एक कंक्लूजन को लॉजिकली कैसे डिड्यूस करते हैं दूसरे कंक्लूजन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग मैथमेटिक्स का, ठीक है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं बेसिक लेवल पे, और वो आता है, तो बता सकता है क्या हो सकता है? इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं कि कितना कैलकुलेशन है इसमें, बट एक्चुअली होता नहीं है। थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। चलिए सपोज करिए कैलकुलेशन का, जो सवाल देखने में लगता है कि बहुत कैलकुलेशन है, बट बहुत ही सिंपल होता है। सपोज करिए ये क्वेश्चन आया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 30, कुछ भी ऐसे लिख देते हैं। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, स्पेस मत लिखिए, मैंने एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 15। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, वरना इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा सचमुच। 5 6। अब अगर आपसे कोई कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको लगेगा क्या कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया, इतना कैलकुलेशन है सर, दो इक्वेशन दो अननोन तो है, ठीक है, मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हाउ कैन वी सॉल्व इट, इजंट इट? ऐसा लग रहा है कि नहीं? कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई? बता सकता है कोई कैसे करेंगे? तो एक्स वाई को कॉमन ले सेकेंड इक्वेशन से। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें हैं, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा कैलकुलेशन। अगर आपने, वही मैंने जो कहा था ना कि कुछ चीजें लिखी ऐसी होती हैं कि लगती हैं कि जाने क्या है, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बड़ा सिंपल है, अरे ये तो बहुत सिंपल है। तो जैसा कि अंजलि ने कहा कि हम इसमें एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। फिर अंजलि क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट बताइए। तो एक्स वाई की जगह फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दें 5 माइनस एक्स। आपको पता है, अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्वेशन करें, तो आपने इन दोनों से ही, इन दोनों को ध्यान से देखें तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर आप x प्लस वाई को मानिए a सपोज करिए और एक्स वाई को मानिए b, तो जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या लिखा है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 5 और a इंटू बी इक्वल टू 6। क्या ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं लग रहे हैं आपको? तो x इक्वल टू 2 और 3, यानी a प्लस बी, यानी a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 होगा, या फिर a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस दिख रहा है कि नहीं? a प्लस बी और a इंटू बी लिखा है कि नहीं है? यस। अब यहाँ पे देखिए बेसिक कंसेप्ट जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर दो नंबर्स का सम और प्रोडक्ट पता है तो दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये पढ़ा था कि नहीं बचपन में? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ द रूट्स इज एस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज पी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन दो वैल्यूज का क्वाड्रेटिक रूट है, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका रूट, उसका सम क्या होगा, एस, और प्रोडक्ट क्या होगा, पी। तो अगर हमको दो नंबर का सम और प्रोडक्ट पता है तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज। इसको सॉल्व करके 2 और 3 कैसे मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे ना बेटा लोग। ये x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लिखा है, मैंने यस जल्दी से इसलिए कर दिया क्योंकि आप ये सब क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और आप तो क्लास 12th में आ गए हैं, तो 11th का भी आपको आता होगा। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आएगा, तो या तो A2 होगा B3 होगा, या फिर A3 होगा B2 होगा। तो अगर A2 है B3 है तो सॉल्व कर सकते हैं, और अगर A3 है B2 है तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या था इस क्वेश्चन में, इट वाज नथिंग मोर देन ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऐसे अगर ना स्ट्राइक करें, ना ऑब्जर्व करें, तो लगता है कि क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये। अंजलि वो सेइंग कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली जो आपको इक्वेशन मिलेगी बेटा वो यही मिलेगी। वहां पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, मतलब एक्स इंटू वाई इस टाइप से कुछ आएगा। तो बच्चों समझ में आया?
अगर नहीं समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा पॉइंट ये था ये चारों समझाना। ये क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है, नो नीड टू पैनिक और समथिंग लाइक दैट। द आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड दीज फोर थिंग्स। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होता है। ये चारों चीजें मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको क्या सीखना है। यही चार चीज हमको सीखनी है, यही चार चीजें मिलकर के मैथमेटिक्स बनाती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes. चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मेंशन था आपके उसमें क्लास के लिंक में, तो आज का टॉपिक है विल स्टार्ट फंक्शन। अच्छा ये बताइए, आपके क्लास 11th में जो टॉपिक्स हैं मेनली, मैं जो मानता हूं कि वो आपको अच्छे से आना चाहिए, एंड दैट इज लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो आपने पढ़ा होगा एलजेब्रा, एलजेब्रा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11th में, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्या आप सब लोगों ने ये चैप्टर्स पढ़े हैं बेटा अच्छे से, या इसमें डाउट है, काइंड ऑफ लगता है कि एक बार और होना चाहिए, या लगता है कि नहीं अच्छे से पढ़ा है हमने? तो कोऑर्डिनेट में है थोड़ा, वैसे अलजेब्रा तो किया है। किया अलजेब्रा। बाकी बच्चे लोग बताएं। अनन्या इज देयर, अंगद इज देयर एंड दुष्यंत। अनन्या, बेटा एक बार अपना सब लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दो, मैं जान जाऊं कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। अनन्या, कैन यू टेल लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ बेटा, आपने 11th में क्या किया, कोचिंग किया, सेल्फ स्टडी किया, या क्या किया? सर 11 में मैंने मैथ्स की सेल्फ स्टडी करी। सेल्फ स्टडी करी थी। और फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग की थी आपने? यस सर। ओके फाइन। और आप कौन से स्कूल से हो बेटा? सेक्रेड हार्ट। सेक्रेड हार्ट। अच्छा अच्छा। तो नाउ दिस ईयर यू आर सीरियस अबाउट जेई प्रिपरेशन, राइट? यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई। यस देखो, जेई प्रिपरेशन का एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिलेक्शन इनटू आईआईटी और एनआईटी, इट इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग द सब्जेक्ट वेरी डीपली एंड ऑल्सो डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। अब आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि जेई प्रिपरेशन से मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो जाएगी, स्लोली स्लोली समझ में आएगा। इट हेल्प्स यू इन दीज टू थिंग्स वेरी मच। ठीक है, एनीवे स्लोली स्लोली आएंगे उसके अंदर से। अच्छा, और अंगद, अंगद बताएं बेटा, आप कौन से स्कूल से हैं, आपने कैसे किया 11th में? सर 11th में कोचिंग करी थी मैंने। कौन सी कोचिंग की थी बेटा आपने? सर आलन। एलन। ओके, कोटा में किया था या कहीं और? नो सर, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। अच्छा अच्छा, अभी आप कौन से स्कूल में हो बेटा? सर न्यू सैनिक स्कूल। न्यूसन। ये इट इज इन गाजियाबाद ना? यस सर, इट्स ऑन गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर। ओके, एंड दुष्यंत? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की थी। और अभी आप कौन से स्कूल में हो बेटा? तीनों। हाँ तीनों की सर, मथुरा तीनों श्री जी बाबा। जी बाबा। एंड यू आर ऑल्सो वेरी मच सीरियस अबाउट जेई प्रिपरेशन, राइट? यस सर। ठीक है फाइन। तो आप चार लोगों में से दो लोगों ने सेल्फ स्टडी की थी और दो लोगों ने काइंड ऑफ कोचिंग की थी। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो जो बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए मैं उसका नाम तो एटलीस्ट लिखता चलूंगा सीक्वेंस में, क्योंकि पहले रूल्स, गेम के रूल्स समझने होंगे, फिर उन रूल्स को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस करने में। तो जो जो कंसेप्ट हैं उसका मैं नाम लिखता चलूंगा। आप बताइएगा कि इसमें अगर आपको डाउट है तो मैं वहां पे उसको एलैबोरेट कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? तो जो क्लास 11th में चैप्टर 2 है और क्लास 12th में चैप्टर 1 है फ्रॉम एनसीईआरटी, और आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन। इन योर एनसीईआरटी बुक इट इज द नेम गिवन एज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। द कंसेप्ट एंड चैप्टर स्टार्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आई होप सबको पता होगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर्ड पेयर का यूज हम कहां करते हैं, मैथमेटिक्स में कहां कहां करते हैं? जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज जिसमें दो चीजें हो, दो इंफॉर्मेशन हो, उसको आप ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब बच्चों को पता है ना बेटा? दो Yes. ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। लाइक concept comes
अगर किसी को बेटा लगे कि फास्ट हो रहा है, अगर आपको जानने की जरूरत है तो बता दीजिएगा, मैं और एलेबोरेट कर दूंगा इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज रिक्वायर्ड इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी सेट है, जैसे सेट ए है, सपोज करिए 1,2, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। So it is collection of all the possible ordered pair such that one element comes from A and another element also. In this case, it also comes from A. Otherwise, अगर A cross B होता तो first element from A and second element from B. अच्छा, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है अगर कभी एग्जाम में इस तरीके से लिख के आ जाए। अरे भाई 2 नंबर को जोड़ना आता है तो 3 नंबर भी जोड़ लेंगे कि नहीं? तो इसको A मान लेना। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया तो क्या होगा? इन सब का ट्रिपलेट बनेगा 1 के साथ, फिर इन सब का ट्रिपलेट बनेगा 2 के साथ। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग में दे रहा हूं आपको। सेट ए हैज गॉट 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? सर ए 4 क्रॉस ए में कितने square. एलिमेंट है? 2 स्क्वायर। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन ए रेज़ टू द पावर एन? ए रेज़ टू द पावर एन मतलब ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए एन टाइम। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power n. बाकी बच्चे लोग बताएं सोच के। ये समझ में आया बच्चे लोग? बताइए। जैसे कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? सर 8 होंगे, क्योंकि हर एक का ट्रिपलेट बनेगा 1 के साथ, फिर हर एक का ट्रिपलेट बनेगा 2 के साथ। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? ध्यान से देखिए तो 2 क्यूब। तो अगर आपसे कोई पूछे ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए एन टाइम्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 रेज़ टू द पावर n। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ए क्रॉस ए एन टाइम्स अगर होगा तो उसमें 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि एवरी टाइम आप इन दोनों के साथ ट्रिपलेट या क्वाड्रपल या जो भी होगा वो पेयर ले लेंगे आप इसके साथ, तो हर बार ये 2 टाइम्स होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक चीज समझ लीजिएगा, ये नोटेशन है कि ए क्रॉस बी, अगर आपसे कोई कहे इसका इनवर्स क्या होगा, तो ये बी क्रॉस ए होता है। जानते रहिए, इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी। इनवर्स का मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है। जैसे आप कभी कभी यहाँ पे पढ़ते होंगे ना, एक्स की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/x। तो इट इज नॉट रेसिप्रोकल, इट इज लाइक कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा। जैसे मान लो इसमें x, y है, तो इसमें क्या होगा? y, x। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ए यस क्रॉस सर। बी का जो इनवर्स होता है वो बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और तीसरा आता है कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। नाउ रिलेशन क्या होता है? देखिए, रिलेशन आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 11th में। कोई बता सकता है व्हाट इज रिलेशन? ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए, बिल्कुल टिप्स से। ऑर्डर्ड पेयर पता चल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चल गया, रिलेशन क्या होता है? एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? ये आपके क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा बोर्ड एग्जाम में, और आईआईटी में भी सवाल पूछते हैं कभी कभी इससे। Sir, every Anybody element can? in set A has one range in set B. नो, आप शायद फंक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? रिलेशन हमेशा 2 सेट के बीच में होता है, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में रिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन 2 सेट। So what is the relation from set A to set B? How do you define it? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन को दिमाग में जरूर रखा करिए, क्योंकि सारा कंसेप्ट डेफिनेशन से ही निकल के आता है। और शब्दों पे जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि डेफिनेशन में हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए वर्ड। बेसिकली चलिए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए
to set B is any subset of A cross B. समझ में आया? Any subset of A cross B is relation from set A to set B. इसको लिखने का तरीका क्या है? ये जो मैं रेक्टेंगल में लिख रहा हूं, इसी बात को आप नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, R कोलन A एरो B. ये जो लिखा है इसको इंग्लिश में यही कहते हैं. ये जो अंडरलाइन में लिखा है इसका मतलब यही है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है. और ये होता क्या है? इट इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है, ठीक है. सपोज करिए सेट ए आपका दिया है 1 2 3 4 5 से लेकर के चलिए 14 तक, 6 7 8 19 14 तक. और R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए. और R अगर लिखा हो इस तरीके से, ये या हमारी ये नहीं दिया, आपको लिखा है 1,3 2,6 3,9 4,12 5,15 ये लिखा है. फिर आपसे कोई पूछे इज R a रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, क्या R ए टू ए कोई रिलेशन है? आपका जवाब होगा यस या नो. कैन यू टेल No, बेटा, sir. इज R a रिलेशन फ्रॉम ए टू ए? No, sir. No, sir. नो. व्हाई नॉट? So 15 भी है sir. Yes, because this element, this ordered pair 5,15, it is not present in A cross A. क्योंकि रिलेशन R क्या होता है? It is subset of A cross B. यहाँ पे सेट A ही है तो A cross A का सबसेट होना चाहिए. लेकिन 5,15 एलिमेंट जो होगा वो A cross A में नहीं प्रेजेंट होगा. बट अगर मैं 15 को 14 कर दूं, क्या अब ये रिलेशन है फ्रॉम A टू A? Yes, sir. Yes, now it is a relation from A to A. समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? बताइए. इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, या इसको हम ये कह सकते हैं इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए. इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन इन सेट ए. इस बात का और इस बात का, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? ये ऐसे है सन सूरज भास्कर. सन सूरज और भास्कर तीनों एक ही चीज है कि नहीं? Yes, sir. सूर्य कहो, सूरज कहो, सन कहो, भास्कर कहो, एवरीथिंग इज सेम, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग. तो ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, ये तीनों एक ही चीज है. और ये होता क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट. इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. समझ में आया बच्चों? तो ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. एक बात. अच्छा, इस रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है बेटा? 5. इस 5 ऑर्डर्ड पेयर्स आर प्रेजेंट. यस. तो हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये कहलाता है डोमेन ऑफ रिलेशन आर. तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 5. यस, 1 2 3 4 एंड 5. और इस रिलेशन का रेंज क्या होगा? 2 6 9 12 14. 3 6 9 12 14. ठीक है ना? हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कहलाता है रेंज. और ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू ए. तो ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये कहलाता है कोडोमेन. तो यहां से आपने 3 बातें सीखी, रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन. क्या ये चारों बातें समझ में आ गई? रिलेशन Yes. क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. पॉइंट 1. पॉइंट 2, first element of every ordered pair is called as domain of relation R. Second element of every ordered pair is called as range of relation R. R is a relation from A to B, then set B is called as codomain of relation R. ये सब समझ में आ गया बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो इसको मैं रब कर रहा हूँ. स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो जल्दी से ले लो. ठीक है. तो यहां से आपने सीखा रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होता है.
अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, फंक्शन जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस सम अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन। REL की पावर n का मतलब रिलेशन का शॉर्टकट है ये, ठीक है। तो सबसे पहला समझिए, अब हम जितने टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे, करीब 5-6 टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर जैसे सपोज करिए कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5, सिंपल ये लेते हैं पहले, और R एक रिलेशन लेते हैं फ्रॉम A टू A। इस टाइप का कोई रिलेशन लिखा है। देखिए A क्रॉस A में कुल कितने एलिमेंट होंगे? 25, 25। समझ में आ रहा है ना? A में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? 25। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट है। अब एक बात समझिए, इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें 1,3 प्रेजेंट है। तो इसको कहते हैं कि दिस इंप्लाइज 1 इज रिलेटेड विथ 3। इस तरह भी लिख सकते हैं। 1,4 एब्सेंट है तो हम लिख सकते हैं 1 इज नॉट रिलेटेड विथ 4। या हम इसमें यह भी कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड विथ 3 अंडर R। ये इंग्लिश में लिखा है, ये मैथमेटिक्स में लिखा है। इन दोनों बातों का भी सेम मतलब है। क्या ये बात समझ में आई? 1 इज रिलेटेड विथ 3 या 1 R3 का मतलब हुआ 1 इज रिलेटेड विथ 3 अंडर R, ठीक है। या हम इसमें कह सकते हैं 1,3 बिलोंग्स टू R। तो ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, तीनों का एक ही मतलब होता है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लिख के आते हैं, तो क्या उसका क्या मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए। दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, दे ऑल थ्री मीन्स द सेम थिंग। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो अब एक बात समझिए, 1,3 अगर R में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं 1 इज रिलेटेड विथ 3। 1,4 एब्सेंट है तो हम कहते हैं 1 इज नॉट रिलेटेड विथ 4, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिएगा, रियल लाइफ में क्या होता है, अगर 1 रिलेटेड विथ 3 है तो नेचुरली हम कहते हैं 3 इज रिलेटेड विथ 1। बट यहाँ पे देखिए 1,3 तो प्रेजेंट है लेकिन 3,1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे 3 इज नॉट रिलेटेड विथ 1। सरप्राइजिंग है मगर ऐसा सच है कि इन मैथमेटिक्स में हम कहेंगे 1 इज रिलेटेड विथ 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड विथ 1। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है, सपोज करिए R एक रिलेशन है इज फादर ऑफ, तो अगर 1 इज फादर ऑफ 3 तो ऑटोमेटिकली 3 इज नॉट फादर ऑफ 1, क्योंकि भाई 1 इज फादर ऑफ 3 तो 3 तो या बेटा या बेटी होगा ना। 1 फादर है तो 3 क्या होगा? बेटा या बेटी होगा। तो ऑटोमेटिकली 3 जो है 1 का तो फादर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि अंडर R 1 इज रिलेटेड विथ 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड विथ 1। क्या ये बातें समझ में आ गई? Yes, sir. तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए अब हम आई एम गोइंग टू रब इट, और इसके ऊपर लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेशन है बेटा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखें तो अंडर दिस रिलेशन आर 1 इज रिलेटेड विद 1, करेक्ट। 2 इज रिलेटेड विद 2, करेक्ट। 3 इज रिलेटेड विद 3, सही है। 4 इज रिलेटेड विद 4, 5 इज रिलेटेड विद 5। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। मान लीजिए इसमें 5,5 एब्सेंट होता तो हम कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट रिलेटेड विद इटसेल्फ बिकॉज 5,5 एब्सेंट है। तो 4 तो अपने आप से रिलेटेड है लेकिन 5वां अपने आप से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर 5,5 प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। ऐसे रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए
is related with itself under R, then R is called as reflexive relation. समझ में आया बेटा लोग बताइए? If every element of A is related with itself under R, then R is called as reflexive. Is this clear? Yes, sir. बाकी बच्चे लोग बताएं, अंगद, अनन्या, दुष्यंत। Yes. Yes, sir. ठीक है, फाइन। तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, अभी अगला देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है, जैसे सेट ए है आपका 1 2 3 4 और आर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 2 1 3 3 4 3 ये लिखा है। अगर आप ध्यान से देखिए और अगर हम आर का इनवर्स निकालें, अभी मैंने बताया था ना कि ए क्रॉस बी का इनवर्स क्या होता है? बी क्रॉस ए। तो अगर आर का इनवर्स निकालें तो जरा देखिए क्या आएगा बच्चों। 2 1 4 3 1 2 3 3 4 3। जरा ध्यान से देखिए, तो आर इनवर्स और आर, क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अरे 4 3 इसमें भी है, इसमें भी है। आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर। 3 4 का 4 3 हो गया, 4 3 का 3 4 हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट। तो 1 2 का उल्टा 2 1। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, और ये पांचों के पांचों एलिमेंट वही हैं, सीक्वेंस आगे पीछे है, मगर ये पांचों के पांचों एलिमेंट वही है। कैसे? देखिए 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 1 इसमें भी है और इसमें भी। देखिए सारे कट गए नहीं? तो आर और आर इनवर्स सेम है कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। सिमेट्रिक का मतलब आप जानते भी होंगे, जो मिरर इमेज होते हैं उनको बोलते हैं सिमेट्रिक। किसी लाइन के अबाउट जैसे सिमिलर है, लेफ्ट में जैसा है बिल्कुल वैसा ही राइट में है, तो हम कहते हैं दिस डायग्राम या दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। एनीवे, इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अगर x y आर में प्रेजेंट है, सपोज 1 2 आर में प्रेजेंट है, तो इसका उल्टा 2 1 वो भी आर में प्रेजेंट होगा। या एक और बात कह सकते हैं कि आर और आर इनवर्स सेम होंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ फॉर ऑल, ये सिंबल जानते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल का मतलब सबके लिए। सबके लिए का मतलब होता है कि एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और 4 में पास है, 1 में फेल है, तो कह रहा सर मैं 1 में ही तो फेल हूं, प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, पांचों में पास होगा तभी माना जाएगा। एवरी सब्जेक्ट द स्टूडेंट मस्ट बी पास। सिमिलरली फॉर ऑल का मतलब हर एक के लिए। 1 करोड़ है तो सबके लिए, 99,99,999 के लिए सही है, एक के लिए नहीं है, तो कहेंगे नो इट इज रॉन्ग। सबके लिए। फॉर ऑल का मतलब फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y, फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू R, y, x ऑल्सो बिलोंग टू R। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक। इसको एक और डेफिनेशन है, इफ R is equals to R inverse, then also relation is called as symmetric। ये दो डेफिनेशन में से कोई सा भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। समझ में आया सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं बेटा? Yes, sir. कोई भी रिलेशन आर सिमेट्रिक होगा अगर वो रिलेशन और उसका इनवर्स सेम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, या फिर फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y, x is also present in R, then also R is called as symmetric। Is this point clear? Yes, sir. बाकी बच्चे लोग बोले, जवाब दें बेटा। अगर किसी को डाउट है, समस्या है तो बताएं। अंगद, अनन्या, दुष्यंत।
यस सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। और लास्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे फंक्शन तो शुरू नहीं हुआ। फंक्शन शुरू होगा, चिंता मत करिएगा। ये सब चीजें खत्म हो जाएं क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आफ्टर वी फिनिश द रिलेशन देन वील मूव ऑन टू फंक्शन। तो आज का टॉपिक रिलेशन ही रख दीजिए, ना कि फंक्शन। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं बेटा? ट्रांजिटिव के लिए अगेन दो कंडीशंस हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव का मतलब होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन फेज। आपने सुना होगा वर्ड ट्रांजिशन फेज, सुना है कि नहीं वर्ड? एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो जो बीच का स्टेज होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन फेज। मान लीजिए ए से बी कोई ऑब्जेक्ट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो जो बीच का स्टेज होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। सिचुएशन ए से सिचुएशन बी में जाने के बीच का स्टेज। एनीवे, तो वहां पे इसका क्या रिलेशन है? देखिए, ट्रांजिशन फेज का मतलब होता है इफ x, y is present in R and y, z is present in R, then x, z must also be present in R. या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, if x is related with y and y is related with z, तो इससे साबित हो जाना चाहिए, it should prove that x is also related with z. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए R आपका है रिलेशन R is equals to x, y such that x is greater than y. एक एग्जाम्पल दिया है। ये लिखने का तरीका है कि x, y, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, परेशान मत होगा अगर समझ में ना आए तो। x, y R में प्रेजेंट है। कब प्रेजेंट होगा? अगर x y से बड़ा है। इसका मतलब है कि 3, 1 R में होगा। हाँ होगा, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 1 है। 1, 2 R में होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है। तो R में वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर R में प्रेजेंट होंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर x ग्रेटर देन y है, मान लीजिए x रिलेटेड विद y है, तो इससे क्या पता चला? x इज ग्रेटर देन y। मान लीजिए y इज ऑल्सो रिलेटेड विद z, इसका क्या मतलब हुआ? y इज ग्रेटर देन z। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि x z से बड़ा होगा? क्या हम कह सकते हैं कि x z से बड़ा Yes, होगा? sir. यही है लॉजिकल Yes, sir. थिंकिंग। एक कंक्लूजन से दूसरा कंक्लूजन निकालना, इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी, एक कंक्लूजन से दूसरा कंक्लूजन निकालना। x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, तो क्या x ग्रेटर देन z होगा कि नहीं? ठीक है ना? होगा सर। x सबसे बड़ा है, x सबसे बड़ा है भाई, z जो है y से भी छोटा है और y जो है x से भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है z तो बेचारा सबसे छोटा हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि x, z ये R में प्रेजेंट होगा कि नहीं बेटा? क्योंकि एज पर गिवन कंडीशन whenever x, y is present in R whenever x is greater than y, तो x, z भी R में होगा क्योंकि x greater than z है। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर R में प्रेजेंट हैं तो ये भी R में प्रेजेंट होगा। इसलिए इस टाइप के रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। समझ में आया? Yes, sir. ट्रांजिटिव रिलेशन की एक डेफिनेशन और होती है, ये पता नहीं क्यों बनाई गई है, मगर बनाई गई इस तरीके से। ये समझ में आया बहरहाल ये डेफिनेशन? ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। ये क्वेश्चन जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं ये आपकी बुक एनसीईआरटी में भी है। दिस एग्जाम्पल इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। मैं कह रहा हूं सपोज करिए सेट ए है आपका, सेट ऑफ पीपल इन ए टाउन। मैं रिलेशन आर लिख रहा हूं फ्रॉम ए टू ए, और मैं आर लिख रहा हूं x, y
such that x is wife of y। अब ये बताइए x is wife of y, ठीक, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? देखो अब एक बात समझो यहाँ पे, नहीं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझ लो। आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे रिलेशन के, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे, और आईआईटी में भी आ सकते हैं, आए हैं पहले। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा, रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं आईआईटी में, प्री मतलब जेई मेंस में तो आ ही चुके हैं, ठीक है ना। एडवांस में इसका यूज आ चुका है। डायरेक्ट एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है कि 3-4 टॉपिक का कंसेप्ट मिक्स होता है। मेंस में और एडवांस में यही फर्क है। मेंस में क्या होता है, एक या मैक्स टू मैक्स 2 कंसेप्ट मिक्स होते हैं, एडवांस में 3-4 कंसेप्ट मिक्स होते हैं, उसको एडवांस बोल देते हैं। एनीवे, तो इसलिए एक एक कंसेप्ट को बारीकी से पहले समझेंगे, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2 टाइप के आएंगे। एक ऐसे रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिलेशन जो होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, माने कि सारे एलिमेंट्स को भाई रिलेशन में कौन से एलिमेंट होते हैं, रिलेशन में होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, उसको बोलते हैं एलिमेंट। तो कुछ में तो फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसको आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं सेट में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा नंबर, मतलब इनफाइनाइट मान लो। तो इसमें हमको ये नहीं पता कि आर में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख करके आंसर नहीं दिया जा सकता। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, लॉजिकली प्रूव करेंगे, लॉजिकली हम इसको समझाएंगे। तो हम इसको लॉजिकली कैसे देखेंगे, देखिए चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। नाउ इसमें हम चेक करेंगे x, x बिलोंग्स टू R इफ x इज वाइफ ऑफ x। तो क्या ये ट्रू हो सकता है? नो सर। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक x के लिए भी पॉसिबल नहीं है तब भी ये गलत है, बल्कि ये तो किसी भी x के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में से 99 के लिए ट्रू होता है, एक के लिए गलत होता है, तब भी हम कह देते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबके लिए ट्रू होना चाहिए। फिलहाल ये सबके लिए फॉल्स है, तो इसका मतलब विच इज फॉल्स, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है, x इज वाइफ ऑफ y। इसका क्या मतलब है, लॉजिकल कंक्लूजन क्या हुआ, अब y को पहले रखिए, तो y क्या है, व्हाट इज y? अरे इसका मतलब है y इज हस्बैंड ऑफ x। अरे इसका यही तो मतलब हुआ, यस। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब y इज नॉट वाइफ ऑफ x, इसका मतलब y, x R में नहीं होगा, इसका मतलब y, x R में नहीं होगा, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये समझ में आया? यस सर। इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया बच्चों की नहीं? Yes, sir. इट Yes, इज sir. नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब देखिए जादू वाली बात जो मैं बताना चाह रहा था, इसको मिटा दूं मैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी बुक में है एनसीईआरटी में। आज आप लोग सब लोग एक्सरसाइज 1.1 जरूर करिएगा, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 सब लोग कर चुके हैं पहले या आज करेंगे? अंजलि आप कर चुकी हैं 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का? यस सर। कर चुके हैं, वेरी गुड। तो आपने क्वेश्चन किया होगा शायद। अंगद आपने किया है 1.1? Yes, sir. सबने कर लिया है? तो ये तो जो मैं समझा रहा हूँ ये आप लोग को बोरिंग शायद लग रहा होगा, फिर अगर सबको सब आता होगा तो। अनन्या आपने भी कर लिया बेटा 1.1? सर मैं आईएससी बोर्ड है, आईएससी वाला लगाया मैंने। ओके, चलिए कोई नहीं। तो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया वो आरडी शर्मा से या किसी अच्छी बुक से जो भी आप फॉलो कर रहे हो मॉड्यूल वगैरह, उसमें भी रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन होंगे, तो रिलेशन वाले क्वेश्चन करिएगा। और आप सब लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं बेटा मैथ्स का, कोई मॉड्यूल या कोई बुक फॉलो कर रहे हैं? मॉड्यूल दे देंगे फिर आपको, आपके पास मॉड्यूल नहीं होगा तो विल गिव यू द मॉड्यूल, वीएमसी वाला। चलिए
अब देखिए, क्या ये ट्रांजिटिव है रिलेशन? बताइए सब लोग, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है बेटा? इज दिस रिलेशन ट्रांजिटिव? देखते हैं, चेक करते हैं। एक्स, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वाई इज मेल। इसका मतलब ये हुआ कि वाई कॉमा जेड कैन नॉट बी इन आर। माने एक्स कॉमा वाई तो आर में होगा, लेकिन वाई कॉमा जेड आर में होगा ही नहीं। वाई कॉमा जेड का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए एक है ऑर्डर्ड पेयर है 1,2, एक है 2,3, तो ये एक्स वाई या वाई जेड, ये जिससे खत्म हो रहा है दूसरा उससे शुरू हो रहा है, ठीक है ना? तो इसमें एक्स कॉमा वाई तो होगा, लेकिन वाई कॉमा जेड आर में होगा ही नहीं। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, एक्स sir. कॉमा वाई तो आर में होगा, लेकिन इसका कंटिन्यूएशन वाई कॉमा जेड आर में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनी जेड, बिकॉज वाई इज अ मेल। वाई? बिकॉज एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो ऑब्वियसली वाई इज अ हस्बैंड ऑफ एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ये सब लॉजिकल बातें हैं, इट इज ऑल लॉजिकल कंक्लूजन। तो इसका मतलब ये है बेटा कि एक्स कॉमा वाई आर में है और वाई कॉमा जेड आर में है ही नहीं। ऐसे रिलेशन को भी ट्रांजिटिव कहा जाता है। ऐसे रिलेशन को भी ट्रांजिटिव कहा जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स कॉमा वाई इज प्रेजेंट इन आर, बट वाई कॉमा जेड इज नॉट प्रेजेंट इन आर। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ट्रांजिटिव के लिए दो बातें बताई। अगर एक्स कॉमा वाई है और वाई कॉमा जेड है, तब एक्स कॉमा जेड होना चाहिए। अगर एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड एब्सेंट है, तब हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई जेड है ही नहीं, तब भी हम कहते हैं ट्रांजिटिव है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है। सपोज करिए सेट है आपका 1 2 3 और रिलेशन आर है आपका 1 1 2 2 3 3। बताइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? Yes, sir. क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes, sir. यस, क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी प्रेजेंट है और इसका इनवर्स निकालोगे तो ये खुद ही आएगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? यस, इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें एक्स कॉमा वाई है लेकिन वाई कॉमा जेड है ही नहीं। तो ऐसे रिलेशन को भी ट्रांजिटिव कहा जाता है। अगर ऐसा लिखा होता 1,2 2,3 3, कुछ भी लिख लो, 2,4, बस इतना ही लिख दो, क्या ये ट्रांजिटिव है? ना। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 है ही नहीं। अगर 1,3 होगा तभी तो ट्रांजिटिव होगा ये। Yes, sir. 1,2 है, 2,4 है, तो 1,4 भी होना चाहिए इसमें, वो भी एब्सेंट है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव एंड इट इज ट्रांजिटिव। समझ में आया बच्चों? सब लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो एक Yes. कंसेप्ट यहां से समझिए कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation which is reflexive, symmetric and transitive, all three। एक कंसेप्ट और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दैट कंसेप्ट इज अबाउट इक्विवेलेंस क्लास। किसी को पता है क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आप बता सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? बताइए, आप सब लोग कर चुके हैं चैप्टर को? चलिए देखते हैं फिर। अच्छा, सपोज करिए सेट ए है आपका, सेट ए है आपका सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और रिलेशन आर है
T1 comma T2 if T1 is similar to T2, ठीक है, सच दैट, इसकी जगह से लिख लो सच दैट T1 is similar to T2। अब ये बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बेटा? Is this relation reflexive? Some students are sending message but I can't. So, हाँ मैं बताओ। so वो T1 comma T2 के बाद क्या लिखा है? T1 comma T2 such that T1 is similar to T2, मतलब कि अगर एक ट्राइंगल T1 है वो T2 के सिमिलर है तो T1 comma T2 R में प्रेजेंट होगा। ये कोलन का मतलब होता है सच दैट, ये कंडीशन है कि जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसमें प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव होगा, कैसे होगा? क्योंकि T1 comma T1 belongs to R if T1 is similar to T1। तो ये ट्रू है कि नहीं बेटा? हमेशा भाई हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है। Yes, sir. एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ और नॉट, समझ रहे हैं कि Yes, नहीं? sir. हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है, इसलिए T1 comma T1 तो R में प्रेजेंट होगा ही होगा फॉर एवरी T1, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए चेक करें, लेट T1 comma T2 belongs to R। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि T1 is similar to T2, और इसका मतलब यह भी हुआ कि T2 is similar to T1। अरे भाई T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी तो सिमिलर होगा T1 के, और इसका मतलब यह भी हुआ दिस इंप्लाइज T2 comma T1 is also present in R। तो जब भी T1 comma T2 R में होगा तो T2 comma T1 भी R में होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक है रिलेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, केवल sir. थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है और लिखने का तरीका देखना है बस। तो जब भी T1 T2 R में होगा तब T2 T1 भी R में होगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. और तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा? लेट T1 T2 बिलोंग टू R। इसका क्या मतलब है? T1 इज सिमिलर टू T2। लेट T2 T3 बिलोंग टू R। इसका क्या मतलब है? T2 इज सिमिलर टू T3। तो अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो क्या हम कह सकते हैं कि T1 T3 के सिमिलर होगा? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अगर T1 T2 R में है, T2 T3 R में है, तो गारंटी है कि T1 T3 भी R में होगा। समझ में आया कि नहीं? हेंस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। Equivalent. यस। अब लेकिन आप सोचेंगे सर तो हमें बता रहे थे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये क्वेश्चन करा दिया। इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है बेटा, बात समझो। मान लो ऐसा है कि सेट ए में 5 टाइप के ट्राइंगल है, पता नहीं कितने टाइप के हैं लेकिन ऐसे मान लो, ऐसे सोचो, कल्पना करो, इमेजिन करो कि मान लो इसमें 5 टाइप के ट्राइंगल हैं। तो क्या हम इस पूरे सेट ए को 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? कैसे 5 ग्रुप में डिवाइड करेंगे भाई? मान लो इसमें 5 डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स हैं जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। मान लीजिए 5 ऐसे ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। मान लीजिए वो ट्राइंगल है T1 और एक ट्राइंगल है T2, एक ट्राइंगल है T3, एक ट्राइंगल है T4, एक ट्राइंगल है T5। हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, लेकिन मान लिया 5 ही है। अब ये T1 T2 के सिमिलर तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है T1 T2 तो R में प्रेजेंट नहीं होगा। मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो कुछ और ही है, T1 है ना, तो इसको 1 ना कह करके, चलो ऐसे कर, मैं कंफ्यूज हो गया, आप लोग यहाँ 1 लिखा है तो TA TB TC
TD TE, अब तो ठीक है ना। TA, TB तो आर में नहीं होगा, क्योंकि TA और TB आपस में सिमिलर नहीं है। TB, TC कुछ भी आर में नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई सा भी सिमिलर नहीं है। लेकिन वो सारे के सारे ट्राइंगल्स जो TA के सिमिलर है, वो सबके सब TA के साथ ऑर्डर्ड पेयर में इसमें प्रेजेंट होंगे कि नहीं। TA के सिमिलर जो ट्राइंगल्स होंगे, मान लो TA के सिमिलर है बेटा TA1, TA2, TA3, मान लो 3 ही है, ये तीनों TA के सिमिलर हैं। मान लीजिए ये तीनों ट्राइंगल TA के सिमिलर हैं, तो अब इस बात को समझो कि TA, TA1 ये भी आर में होगा, TA1, TA ये भी आर में होगा, उसी तरह से TA, TA2 और TA2, TA, TA3 और TA3, TA ये सारे के सारे आर में प्रेजेंट होंगे। क्या ये बात समझ में आई? Yes. sir, yes sir, तो TA के सिमिलर जो जो ट्राइंगल्स हैं वो सारे के सारे TA के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हुए आर में प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली हम इसको ही इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब आपने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल उठा लिए और TA से रिलेटेड जो जो ट्राइंगल्स हैं उन सब का कलेक्शन ले लिया। तो TA से रिलेटेड जो जो ट्राइंगल्स हैं उन सब का कलेक्शन ले लिया। तो बेसिकली आप ध्यान से देखिए, तो आप इस पूरे सेट A को 5 पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास इज बेसिकली part of the set A, a number of ways in which set A can be divided such that all the elements in one group are related with each other. सेट A को जितने ग्रुप में डिवाइड कर लो कि हर ग्रुप के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन कोई भी दो ग्रुप के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो हर एक ग्रुप क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस क्लास। इज दिस पॉइंट क्लियर? yes sir, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? आई एम रिपीटिंग अगेन, whenever we divide set A into groups such that all the elements in one group are related among themselves, but no elements in different groups are related. So all such groups are the equivalence class. Is this point clear? Yes, sir. इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है समझ में आया बेटा? जैसे सपोज करिए अगर सेट ए है 1 2 3 4 5 और रिलेशन आर है आपका x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगा? मान ली 2 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ओनली 1। भाई 2 इज ग्रेटर देन 1 ही तो है खाली बस। 2 से रिलेटेड कौन है? 1। समझ में आया कि नहीं? इज दिस क्लियर बेटा? yes sir, इक्विवेलेंस क्लास के Yes, क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन एंड नो कंसेप्ट आल्सो। इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट एनसीईआरटी में डिस्कस ही नहीं है, बट यू विल फाइंड इट इन योर मॉड्यूल और एनी स्टैंडर्ड जेई बुक लिटिल बिट। आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं है आरडी शर्मा में है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, शायद नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ये 3 टाइप के रिलेशन हो गए। चौथा रिलेशन होता है बेटा एक आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन लगभग सिमिलर होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि ऐसा रिलेशन, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ ओनली। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? हर एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड है। मतलब जैसे सपोज करिए सेट ए आपका 1 2 और रिलेशन लिखा है 1 1 2 2 और एक रिलेशन लिखा है 1 1 2 2 और 1 2। तो ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें क्या कहता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों है।
या आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ये वाला आइडेंटिटी नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव है। दिस इज ओनली आइडेंटिटी, सॉरी ओनली रिफ्लेक्सिव, नॉट आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि हर एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड हो। इसमें क्या है, अपने आप से रिलेटेड तो है लेकिन किसी और से भी है। समझ में आ रही बात? आइडेंटिटी Yes, sir. रिलेशन, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ ओनली। तो हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता, मगर हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे समझ लो जैसे कौवा, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब काला। तो हर कौवा काला है, मगर हर काली चीज कौवा नहीं है। समझ में आया? एवरी क्रो इज ब्लैक। अब मुझे मत बता देना कि सर कुछ कौवे काले भी नहीं होते, वो सब अलग बात है। एक समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो हर कौवा काला है, मगर हर काली चीज कौवा नहीं है। तो आइडेंटिटी इज लाइक मोर स्ट्रिक्ट। जो कौवा भी है और काला भी है, तो मोर स्ट्रिक्ट, ज्यादा कंडीशन है इसके ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी कम कंडीशन है। ये काला समझ लो, वो काला प्लस कौवा। आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब। और एक और होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे बनाने को तो बहुत सारे बना लो नाम, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा बेटा, पूरा पूरा सेट ए क्रॉस बी, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। मतलब कोई भी रिलेशन बनेगा वो इसी से निकल के बनेगा, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा अब एक बात समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन में दो टाइप से सवाल आएंगे। एक ऐसा रिलेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसको आप देख करके बता सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। एक होगा जिसमें अभी मैंने किया था, जैसे T1, T2 वाला, या एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई वाला। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता होंगे, तो इनको हमें लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना? इसके अलावा इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। ये आपका चैप्टर 1 का रिलेशन कंप्लीट करता है। इसके बाद आपका आता है फंक्शन। फंक्शन में आपके जो चीजें सीखने के लिए होती हैं, मैं खाली नाम बता रहा हूँ, सिखाऊंगा नहीं, आज सिखाऊंगा अगली क्लास में। आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या आना। मेरे ख्याल से ये क्लास 11 में बहुतों ने सीखा भी होगा। सबसे पहले फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन हम सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे डोमेन और रेंज निकालना। अच्छा, डोमेन और रेंज निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को वेवी कर्व मेथड, क्या ये सब कुछ आता है? भूल गए? वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस वाले सवाल, ये सब आपको आते हैं कि नहीं बेटा? Yes, sir. आता है। वेवी Yes. कर्व मेथड सब बच्चों को आता है, जिसको नहीं आता है पढ़ लीजिएगा, ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। इनइक्वालिटीज सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज या क्वालिटी या हायर पावर इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, या फिर 2x माइनस 1 प्लस 5 माइनस x ग्रेटर देन 7, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं पता है ना? केस बना के, यू कैन मेक केसेस एंड सॉल्व सच क्वेश्चन। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस को केस बना के कर सकते हैं। ठीक है? तो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस, वेवी कर्व मेथड, ये सब आप पढ़िएगा। तो हम उसके बाद हम, अगर ये सब चीजें आपको आती हैं, तो हम डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे। और आई थिंक अब ये बताइए कुछ बेसिक फंक्शंस, ये आपने क्लास 11 में पढ़े हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स फंक्शन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना सारा मुझे पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉड्यूलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन, ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन है बेटा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कह सकते हो,
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इन सब फंक्शंस के बारे में आपको बेसिक आइडिया है बच्चों, डोमेन रेंज निकालना और इन बेसिक फंक्शंस का ग्राफ और इसके बारे में थोड़ा आइडिया, क्या इतना है या कराना है मुझे? सही से बताइएगा ईमानदारी से। सर है। Yes, sir. सब बच्चों को, अंगद, Yes, sir. अनन्या, ठीक है, यही अच्छा तरीका है नो कहने का, आई अंडरस्टूड। तो थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा इसको। बाकी बच्चे और कौन कौन है मैं देखा नहीं ध्यान से। सम मोर स्टूडेंट्स आर देयर। अच्छा, अनन्या इज गॉन, ठीक है। एनीवे, तो अगर आप लोगों को नहीं आता है बेटा तो ये सब आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कर चुके हैं तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, उसको प्रूफ करके आइएगा, जस्ट फॉर देखने के लिए कि आपको आता है कि नहीं अच्छे से। वो कुछ बहुत बेसिक हैं, जैसे कि ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, एक ये। और एक प्रॉपर्टी ये प्रूफ करिएगा, ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1/n, ये मेरे ख्याल से ब्रैकेट ऑफ एक्स से स्टार्ट होगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा इसको। ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ करिएगा खुद से। नहीं कर पाएंगे तो परेशान मत होइएगा, कोई सोल्यूशन मत देखिएगा, कोई किताब मत देखिएगा, नहीं कर पाएंगे छोड़ दिएगा, क्योंकि देखो इसी से आपका सोचने का एबिलिटी बढ़ेगा। आई कैन गिव यू हिंट। देखिए ब्रैकेट एक्स का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप एक्स को आई प्लस एफ मान सकते हो। मान लेना एक्स इंटीग्रल पार्ट आई है और फ्रैक्शनल पार्ट एफ है, फिर कोशिश करना, हो जाएगा। नहीं होगा तो परेशान मत होना, सोल्यूशन कहीं से मत देखना, कुछ मत करना, मैं ही कराऊंगा। सोचने का तरीका डेवलप करो, डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आसान है मेरे ख्याल से, ये कर लोगे आप लोग, अगर आपने पढ़ रखा है तो। नहीं पढ़ रखा है तो नहीं कर पाओगे, भूल गए होगे या फिर पढ़ करके तो नहीं कर पाओगे। तो अगली क्लास में, आज मैं यहीं पे रोकता हूँ चीजों को, क्योंकि एक एक दिन में एक एक पार्ट करो, मतलब हम रादर देन टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे। लॉजिकल ब्रेक लेंगे। लॉजिकल ब्रेक का मतलब ये हुआ कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब अगला टॉपिक उससे रिलेटेड शुरू करने के लिए पहले इस टॉपिक के क्वेश्चंस करिए आप लोग। तो डू यू हैव अ बुक टू सॉल्व क्वेश्चंस? देखिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी करिएगा, सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है मगर नेसेसरी है। सही है बच्चों, एनसीईआरटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। Yes, sir. तो आप 1.1 कंप्लीट करिएगा, तो अगले 3-4 दिनों में हम फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कि 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे या ज्यादा लगेंगे, डिपेंड करता है कि आपको पहले से कितना आता है। अगर नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बता दीजिएगा, ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा। अगर आता है तो विल मूव फॉरवर्ड। वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, मॉड्यूलस के क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये कुछ बेसिक फंक्शंस जो मैंने लिखे थे इनके बारे में आपको आइडिया होना, इतना होमवर्क करके आइएगा। और साथ में 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन वाले, रिलेशन वाले क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। अच्छा, 5 o'clock इज द राइट टाइम या कुछ आगे या पीछे करना चाहते हैं टाइम? शाम 5 बजे का समय ठीक है आप लोगों के लिए? So 5:30 Yes, sir. मेरी केमिस्ट्री क्लास होती है। 5:30 केमिस्ट्री क्लास होती है, सो शुड वी मेक इट 4:30? Yes, sir. 5:30 होती है तो 4 o'clock बनाना पड़ेगा ना। देन वी हैव टू Yes, मेक इट 4 o'clock, 4 to 5:30, या 5:20 पे छोड़ देंगे। 4 o'clock, शुड बी स्टार्ट एट 4 o'clock? यस 4 o'clock में, 4 o'clock तो में किसी को कल प्रॉब्लम है? तो कल कल फ्री होगा, बट उसके बाद वीएमसी की टाइमिंग्स क्लैश करेंगे फिर। क्लैश करेंगी? चलिए, तो मैं वीवीसी सर से पूछूंगा क्या टाइम ठीक ठीक रहेगा। ठीक है, तो कल, टुमारो वील मीट एट 4 o'clock, ठीक है। यस सर, कल 4 yes, बजे sir. मिलते हैं, तो सी यू एट टुमारो एट 4 o'clock। करके थैंक आइएगा यू। जो मैंने कहा, उतना उतना जितना कहा है करके आना। चलो, थैंक यू।